हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका एक लेक्चर हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो आज जैसा कि आपको पता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो औसत वेग था। तो औसत वेग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तात्क्षणिक वेग। देखो, औसत वेग में और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है इसको अच्छे से समझना। औसत वेग क्या होता है, हम पूरे टाइम का ना एवरेज लेके चलते हैं। मतलब आपके पास कई सारे टाइम दिए होते हैं और उसका एक एवरेज मान लेके चलना होता है, उसे हम कहते हैं औसत वेग। लेकिन अगर हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं तो तात्क्षणिक वेग में क्या होता है कि जो हमारा वेग है वो उसी समय का है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल समझना आप लोग कि मान लो आप लोग पढ़ाई करते हो, कभी 3 घंटा पढ़ते हो, कभी 4 घंटा, कभी 3.5 घंटा, कभी पौने 4 घंटा, कभी 5, मतलब इस तरीके से जो आपको पढ़ने का रूटीन है ना, कई बार कम है कई बार ज़्यादा है। यानी लगातार आप जो है 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप 3, 3.5, 4, 4.5, 5 तक पढ़ते रहते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो रोज़ाना, तो आप कहोगे एवरेज 4 घंटा, यानी लगभग 4 घंटा पढ़ते ही हो। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से एवरेज टाइम बता रहे हो, आप एक एवरेज समय बता रहे हो। इसका मतलब है कि आप कोई 2 टाइम जो है उनके बीच का मान बता रहे हो। लेकिन अगर हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं और जैसे मान लो आज आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपसे पूछ ले जाए कि अभी बता कितना टाइम हो गया पढ़ रहे हो आप, तो उसका मतलब है कि अभी का जो टाइम आप बताओगे। जैसे आपसे पूछा गया कि अभी का टाइम बताओ कि अब आप पढ़ रहे हो, अभी टाइम क्या हुआ, आपने वॉच में देखा और आपने हाथों टाइम बताया, तो उस टाइम जो आप समय बता रहे हो उसे हम तात्क्षणिक वेग में गिनेंगे। यानी औसत वेग तो क्या होता है, एक एवरेज टाइम होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, और किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, उसमें समय का अंतराल नहीं होता। समझ आ गई होगी बात। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो तात्क्षणिक वेग जो होता है किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या है आपका तात्क्षणिक वेग। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी देखना, किसी अभिक्रिया के लिए क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो पीछे आप क्या पढ़ते आ रहे थे, पीछे आप पढ़ते आ रहे थे कि जो हमारा औसत वेग था वो कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा था कि औसत वेग क्या था, वेग बराबर डेल सी अपॉन में डेल टी प्लस माइनस, है ना, यही था, डेल सी अपॉन में डेल टी अपॉन में प्लस माइनस। लेकिन अगर हम बात करते हैं औसत वेग की, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तात्क्षणिक वेग की। यहाँ पे अगर अपने बात करें तात्क्षणिक वेग, तो तात्क्षणिक वेग में क्या होता है कि जो हमारा समय अंतराल होता है वो खत्म हो जाता है, वहाँ पर समय की लिमिटेशन लग जाती है। यानी अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल टी जो है वो क्या है आपका 0, लिमिट डेल टी क्या है आपका 0 है, और प्लस माइनस डेल सी अपॉन में प्लस माइनस डेल सी अपॉन में डेल टी। क्लियर बात। तो तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी समय विशेष पर उत्पन्न वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। और अगर अपने औसत वेग की बात करें तो किन्हीं 2 समयों के बीच के अंतराल को, एवरेज को औसत वेग कहा जाता है। आई थिंक तात्क्षणिक वेग में और औसत वेग में आपको अंतर पता चल गया होगा। तो अब एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ अभिक्रियाएं दी जाती है। अब उन अभिक्रियाओं के अंदर हमें उसको रासायनिक नियतांक अगर हम बात करें रस समीकरण मिति गुणांक जो है उसके आधार पर हम उसको कैसे लिखते हैं, तो देखना। फॉर एग्जाम्पल समझो कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी अभिक्रिया दे दी, ठीक है, मैंने आपको अभिक्रिया दे दी, मैंने कहा A + B से हम क्या बना रहे हैं C + D।
ए प्लस बी से हम क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, इससे रिलेट मत करना, ये वाला चल रहा है आपका। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो आपके पास अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, और ये आपके पास प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, औसत वेग के अकॉर्डिंग। देखो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था औसत वेग का, सेम यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्क क्या रहता है, आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि जब हम इसको लिखते हैं तो ये आपके पास अभिकारक है, ये आपके पास उत्पाद है। औसत वेग का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला अभिकारक और उत्पाद दोनों का सेम ही रहता है, फर्क प्लस और माइनस चिन्ह का होता है, फर्क प्लस और माइनस चिन्ह का होता है, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया भी हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारा जो अब टॉपिक क्या है, औसत वेग। क्या हम वेग के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे, तो देखना अगर इसके अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन में डी टी। अगर इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन में डी टी। अगर इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी सी अपॉन में डी टी। और अगर इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी डी अपॉन में डी टी। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये सारे मान जो है सेम है। क्यों है, क्योंकि हमने पीछे साबित कर दिया था औसत वेग हम जब ज्ञात करके, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था, तो देखा था कि आपके पीछे वाला पूरा आपने वीडियो देखा है तो आपको याद भी होगा कि आपने देखा था कि जो आपके पास अभिकारकों का जो आप वेग ज्ञात कर रहे हो, जो उत्पादों का वेग ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, दोनों की जो वेग का मान था वो इक्वल आ रहा था, है ना। तो यानी मैं इन चारों मानों को आपस में इक्वल रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है आपको, अभिकारक है तो क्या चलेगा, माइनस माइनस, उत्पाद है तो क्या चलेगा, प्लस प्लस। अब बात आती है कि मैंने अगर इनके साथ क्या लगा दिया, इनके साथ मैंने मोलों की संख्या लगा दी, मैंने लगा दिया M1, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ M2, यहाँ पे मैं लगाती हूँ N1, यहाँ पे मैं लगाती हूँ N2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये M1 A है, M2 B है, N1 C है और N2 D है, ये M और N किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये इसमें उपस्थित एक टाइप से मोलों की संख्या को शो कर रहे हैं, रस समीकरण मिति गुणांक को शो कर रहे हैं। जब हम फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं ना तो ये हमेशा भाग में चला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ चला जाती है, हमेशा भाग में। फॉर एग्जांपल समझो कि जैसे अपने फॉर्मूला करते हैं, जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन अगर करेंगे तो क्या बनता है, N2 प्लस में 3H2, हम ये अभिक्रिया करते हैं। अब इसमें अभिक्रिया से क्या बनता है, 2NH3 ये बनता है। अब इसको अगर हमें औसत वेग के अकॉर्डिंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए ये दोनों क्या है आपके पास अभिकारक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस DN2 अपॉन में DT। अगर इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस DH2 अपॉन में DT। अब ये जो 3 है ना वो कहाँ जाता है, वो आपका इस तरीके से बट्टे में लिखा जाता है, ठीक है। 3 कहाँ लिखा जाता है आपका, बट्टे में। बराबर में ये क्या रहेगा आपका प्लस का, और ये हो जाएगा 1/2 DNH3 अपॉन में DT। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये ऐसे ही है दोनों एग्जाम्पल, बस आपको वो थोड़ा सा रिलेट करके बता रही थी मैं। तो देखना यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में M1, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में M2, 1 अपॉन में M2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में N1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन में N2। बात समझ आई। यानी अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख लिया ना तो आपके पास कितने भी रिएक्शंस आ जाए आप आराम से बता सकते हो कि जो हमारी यहाँ पे समीकरण है उसको हमने किस हिसाब से लिखना है। क्लियर बात। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मुझे दो बेसिक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास अभिक्रिया का जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखना एक बार, अभिक्रिया का जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल सी अपॉन में डेल टी प्लस माइनस। ठीक है, यही हम लेके चलते हैं। अब देखो, आपको पता है जो सांद्रता होता है, अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ है, हमें यहाँ पे इसका मात्रक ज्ञात करना है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मात्रक, क्योंकि मात्रक का पता होना बहुत जरूरी है। तो मात्रक अगर हम ज्ञात करते हैं तो आपको देखना है पहली बात फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है, फॉर्मूले में है आपके पास सांद्रता अपॉन में समय। अब सांद्रता की अगर हम बात करते हैं तो सांद्रता जो होता है वो क्या चीज होता है, तो आपको ध्यान में रखना है मोल अपॉन में आयतन। ठीक है, जो हमारा सांद्रता होता है वो किसके बराबर होता है, सांद्रता बराबर होता है आपका मोल अपॉन में आयतन। अब यहाँ पर जो हम आयतन लेके चलेंगे वो किस में लेके चलेंगे, वो हम लीटर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो लीटर में लेके चलेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ मोल अपॉन में लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अगर मुझे इसका मात्रक ज्ञात करना है तो सांद्रता का तो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन में लीटर, और समय का क्या हो जाएगा, इनटू में। अब समय को हम यहाँ पे किससे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम समय को सेकंड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ध्यान रखना, सेकंड से। क्लियर बात है। तो अगर हम इसकी मात्रा ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, और सेकंड इनवर्स। तो देखो, ये तो थी बेसिक बात। कुछ बात जो होती है वो आपको मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हो गया आपका मात्रक। यहाँ पे ये जो मात्रक आ रहा है ना वो किसका है, वो आपके पास जो अभिक्रिया की वेग आपको दी हुई है उसका है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस मात्रक को देखिए ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सांद्रता अपॉन में क्या होता है, समय होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन में आपका आयतन होता है, जो कि हम लीटर में लेके चलेंगे। तो मोल अपॉन में लीटर इंटू में सेकंड है। मोल लीटर ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, सेकंड ऊपर चला जाएगा इनवर्स में। क्लियर बात। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लुप्त होने की वेग, बनने का वेग, लुप्त होने का वेग, ये क्या चीज है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिख दिया, मैंने लिख दिया PCl3 प्लस में Cl2, क्या बन जाएगा आपका PCl5, PCl3 प्लस में 2 क्या बन जाएगा PCl5। अब आपको पता है कि जो अभिकारक होते हैं ना वो धीरे धीरे लुप्त होते हैं, और जो उत्पाद है वो धीरे धीरे बनते हैं। ये तो आपको सभी को पता है, सब बेसिक बातें हैं। रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो अभिकारक जो होंगे वो धीरे धीरे लुप्त होंगे, यानी खत्म होने लगेंगे, और जो उत्पाद है वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। लुप्त या फिर विघटन, कोई भी शब्द आ सकता है। निर्माण या बनना एक बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखती हूँ किसके अकॉर्डिंग, अपने अभिक्रिया के औसत वेग के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, तो आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो आपका PCl5 है, यानी अपने इसको जब अभिक्रिया के औसत वेग के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका PCl3 dt। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा d। ठीक है, लेकिन किसका होगा, ये माइनस का। बराबर में मैं क्या लिखूंगी, बराबर में लिखूंगी ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, तो इनका होता है विघटन। या फिर यहाँ पे बराबर में लिखेंगे लुप्त होने का वेग, या फिर क्या लिखेंगे, लुप्त होने का वेग। और जो दूसरा है उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस DCl2 अपॉन में dt। ये भी क्या है, लुप्त होने का वेग, लुप्त होने का वेग। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, लेकिन अगर मैं इस उत्पाद की बात करती हूँ तो क्या बन जाएगा, प्लस में d PCl5 अपॉन में dt, बराबर में क्या होगा, बनने का वेग, बराबर में क्या हो जाएगा आपका बनने का वेग। आई थिंक ये जो बेसिक टर्म्स है वो समझ आ गई होंगी। देखो, दो बातें मैंने आपको भी बता दी क्वेश्चन करवाने से पहले, कि क्वेश्चन में एक तो मात्रक जो दे रहे हैं वो कैसे हमने ज्ञात किया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लुप्त होने का वेग, बनने का वेग। ये क्या चीज है? देखो, जो चीज आपकी लुप्त हो रही है ना धीरे धीरे, उनके सामने तो हम लिखेंगे लुप्त होने का वेग, और जो चीज आपकी बन रही है उसे हम लिखेंगे बनने का वेग। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और मैं इसको रेस कर देती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। इसने बोला है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दिया है? a + 2b से आप क्या बना रहे हो? 3c बना रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन देखना बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है। इसने बोला है अभिक्रिया के लुप्त होने का जो दर है वो 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो अभिक्रिया में B के लुप्त होने का वेग और C के बनने का वेग ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास किसका वेग दे रखा है? आपके पास जो A है उसका वेग दे रखा है, B का और C का आपसे पूछ लिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? मैंने आपको कहा था आपके पास जो अभिकारकों का वेग होता है, जो उत्पादों का वेग होता है, वो सारे के सारे हम हमेशा इक्वल में चलते हैं, बस ध्यान रखना होता है चिन्ह का। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो A के लुप्त होने का वेग है, A के लुप्त होने का वेग है वो क्या है आपका? वो है आपका -dA/dt, यही है। अब ये जो -dA/dt है उसका मान आपको कितना दे रखा है? 2 × 10⁻²। कितना दे रखा है? 10⁻²। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि -dA/dt जो होगा वो बराबर होगा किसके? अभी बी की बात करेंगे ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इस अकॉर्डिंग अगर आपने देखे तो वो बराबर होगा 1/2 माइनस में प्लस माइनस में ही रहेगा क्योंकि विकारक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा dB/dt। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि ये इसके बराबर है, ये क्या है? इसके बराबर है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट जो मेरा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा जो -1/2 dB/dt है उसको मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻²। लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो क्या चीज बोला मैंने बोला A की लुप्त होने का वेग क्या है? ये, और ये किसके बराबर है? इतना हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब अगर ये हमें मान दे रखा है वो इसके बराबर है और मुझे पता है कि ये और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो इसके बराबर में मैं ये सीधे मान रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ क्योंकि ये इसी का मान है। ठीक है, अब जब मैंने इसका मान रख दिया तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या करना है? हमें B के लुप्त होने का वेग ज्ञात करना है। सिर्फ B देखना, यहाँ पे 1/2 है उसको हटाना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? -dB/dt बराबर में ये जो बटे में 2 है, जब ये बटे में 2 दूसरी तरफ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? आपका गुणनफल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुणनफल में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो क्वेश्चन में बोला है एक अभिकारक A से B हेतु सांद्रता 20 मिनट में 0.4 m से घटकर 0.3 m हो जाती है, अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करें। देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहली बात तो इसने क्या बोला है कि जो हमारी अभिक्रिया जो है वो A से, अभिक्रिया का जो वेग है वो उसकी सांद्रता है A से घटकर क्या हो रही है? B। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई इसकी जो सांद्रता है वो 20 मिनट में, 20 मिनट के अंदर ये अभिक्रिया हो रही है, यानी इसने एवरेज टाइम कितना दे दिया आपको? 20 मिनट दे दिया। एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ ध्यान से समझना। पहली बात तो इसने बोल दिया कि एक अभिकारक A से B हेतु सांद्रता 20 मिनट में,
यानी ए से जो बी की सांद्रता बन रही है वो कितने टाइम में बन रही है, 20 मिनट में। एवरेज टाइम हुआ ये, औसत टाइम हुआ ये, क्योंकि कितने टाइम में ये बन रही है हमें नहीं पता, टाइम पर्टिकुलर नहीं पता, तो एवरेज टाइम बता दिया 20 मिनट। नेक्स्ट इसने बोला है जो 20 मिनट में 0.4 m से 0.3 m हो जाती है। ठीक है, मतलब इसने जो सांद्रता है उसका एक और दूसरा दोनों मान दे दिया। अब हमने दोनों मानों को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना करनी है। तो आपको पता है अभिक्रिया का जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो इसने बोला है अभिकारक के बारे में बोला है ना, तो अभिकारक के हिसाब से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस C1 C2 अपॉन में T1 T2 की बात करें तो हमारे पास तो पूरा डेल्टा का मान दिया हुआ है, तो इसमें तो सीधे ही लिख सकते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों को भी माइनस करेंगे। माइनस में C1 का मान आपको कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है आपको 0.04 m। ठीक है, तो ये तो मात्रक है। माइनस में आपको दूसरा मान कितना दे रखा है, 0.03। अपॉन में टी का मान आपको कितना दे रखा है, 20, यही दे रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0.01 अपॉन में क्या हो गया 20। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर टोटल जीरो कितने हैं, 3। जब 3 जीरो की बात करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 गुना 10 की पावर -3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 0.5 गुना 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में बहुत इजी था, कुछ नहीं था। हमारी सांद्रता जो है वो 20 मिनट के अंदर 0.4 से 0.3 घट रही थी, तो माइनस कर दिया। और आपको पता है अभिकारक का वेग ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह लगेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस भी लगा देना है आपको। ठीक है, तो ये हो चुका है पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो मेरे हिसाब से जो आज वाला टॉपिक ऐसे समझ आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, पर अब से मैं रेगुलर रहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपसे रेगुलर रहूं और आप लोगों की स्टडी में बिल्कुल भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दे चलना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन बच्चों को नोट्स की जो बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिन्हें नोट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्ले स्टोर में जाकर ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से मेरे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां आपको नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PDF लेक्चर सब मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जाएं आप।